प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी, हम सब के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार जी, यहाँ बैठे हुए हम सब के मार्गदर्शक श्री साहनी जी, महापौर रजनी जी, हमारी राष्ट्रीय सचिव आरती जी, दूसरी राष्ट्रीय सचिव वानी त्रिपाठी जी और मित्रों, विजेंद्र जी और उनकी जो टीम बनी थी उनके कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हुआ है और 1 वर्ष पूरा होना एक अवसर है। कोई बहुत बड़ा उत्साह का सेलिब्रेशन करने का नहीं, लेकिन अपनी गतिविधियों की समीक्षा करना, जो भी ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई उसमें किया गया और आगे इस टीम का क्या मार्गदर्शन रहेगा पार्टी के कार्यकर्ताओं को और दिल्ली के नागरिकों को। देश भर में जितनी इकाइयां हैं पार्टी की, दिल्ली की इकाई एक ऐसी होती है जिसको दोहरा काम मिलता है। दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली के अपने विषय हैं, दिल्ली की अपनी राजनीति है, तो वो काम स्वाभाविक हर इकाई की तरह दिल्ली की कार्रवाई को करना पड़ता है। लेकिन राजधानी होने के नाते, इस देश के मीडिया का केंद्र होने के नाते, जितने भी राष्ट्रीय मुद्दे आते हैं और राष्ट्रीय मुद्दों पे भी जो आंदोलन होते हैं उसको कार्यान्वित करने का काम भी दिल्ली प्रदेश को करना पड़ता है। और दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, हमारे कई पुराने वरिष्ठ नेता माननीय मांगेराम जी भी यहां हैं, सब जानते हैं कि एक बहुत ही सक्रिय इकाई रही है और आरंभ से एक सक्रिय इकाई रही है। लेकिन पिछले 1 वर्ष में मैं अगर कहूं तो इसकी गतिविधियां अत्यंत ही सफल रही और इस सफलता का श्रेय मैं सोच रहा था किसको दूं। मैं दूसरे नंबर का श्रेय तो यहां के कार्यकर्ता को दूंगा, यहां की टीम को दूंगा, उन सब का नेतृत्व करने के लिए तीसरे नंबर का विजेंद्र जी को दूंगा। तो आप प्रश्न पूछेंगे कि पहले नंबर का किसको जाता है। इस प्रकार की राज्य और केंद्र की सरकार आपको न मिली होती तो शायद आप इतनी गतिविधियां न करते। मैं कई बार मानता हूं कि विपक्ष में रहकर राजनीति करना, और मेरा भी पिछले 2 वर्ष का राज्यसभा का जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि दिल्ली में आपका भी यही अनुभव होगा कि ऐसे शासन का विरोध करना जिसमें जनता का जज्बात भी आपके साथ है, सरकार रोज आपको अवसर देती है और इस प्रकार की गलतियां करती हैं जो आम आदमी को अपने आप से दूर कर दें। मुझे याद है कि प्रदेश ने एक अभ्यास वर्ग किया था जंजौली में, प्रदेश का था, मुझे बुलाया था और पिछले वर्ष लगभग इसी समय था। तो आगे की गतिविधियां क्या होंगी इस पे चर्चा हो रही थी। तो मैंने उस वक्त प्रदेश के कार्यकर्ताओं को कहा था कि अक्टूबर के महीने में कॉमनवेल्थ गेम है। हाँ, इतनी गलती जरूर मुझसे हुई थी, अभी पहला स्कैंडल भी कॉमनवेल्थ गेम का छपा नहीं था। तो मैंने तब इनको कहा था कि जिस प्रकार से समाचार मेरे पास आ रहे हैं कि जिस तरीके से ये गेम्स का संचालन हो रहा है, जब ये गेम समाप्त होंगी तो रोज कोई ना कोई नया कांड छपेगा। तो आप ये मत सोचिए कि आप ये सारी एक्टिविटीज कर लेंगे, आपका बहुत बड़ा ध्यान और शक्ति इस खेलों के चक्कर में लगेगा। Every day skeletons will tumble out of the cupboard.
लेकिन मुझसे विश्लेषण में एक भूल ये हुई कि मुझे उम्मीद थी कि खेल समाप्त होने के बाद होगा, यह खेल समाप्त आरंभ होने से पहले शुरू हो गया था। साल में अब 9 बार पेट्रोल का दाम बढ़ जाए तो स्वाभाविक है विजेंद्र जी उसको अपनी सफलता मानेंगे। आम आदमी उससे इतना दुखी हो कि हर बार आपको जनता की आवाज बनने का अवसर मिलेगा, यह परिस्थिति इस सरकार की रही है। अभी विजय जी कह रहे थे कि एक तरफ पूरा एक आंदोलन चल रहा है कि एक बहुत मजबूत और पुख्ता लोकपाल बिल आए, और दिल्ली में जो लोकायुक्त ने रिपोर्ट दी, राष्ट्रपति के नाम का क्यों सहारा दिया जा रहा है? राष्ट्रपति के पास तो कोई अधिकार नहीं उस पर कोई निर्णय करने का। जो दिल्ली सरकार ने टिप्पणी भेजी गृह मंत्रालय को, वही टिप्पणी राष्ट्रपति को भेज दी गई, और राष्ट्रपति जी के ऊपर बाधक है जो केंद्र सरकार की सलाह होती है। तो यह निर्णय दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय का था कि लोकायुक्त की रिपोर्ट को नकार दिया जाए। यह निर्णय कोई राष्ट्रपति जी का नहीं था, और इसलिए मैं मानता हूं, लेकिन एक सुविधा और समाज में आई है, और वो सुविधा यह है कि एक तरफ मीडिया है, एक तरफ न्यायपालिका है, एक तरफ सिविल सोसाइटी है, एक तरफ आम जनता की राय है, विपक्षी दल है, पार्लियामेंट्री ऑपोजिशन है। ये सबको मिलाकर अब देश के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत बनती है न्याय करवा पाने की। मैं आजकल एक नई पुस्तक पढ़ रहा था, ब्रिटेन के जो पुराने प्रधानमंत्री थे टोनी ब्लेयर, उनके एक सलाहकार ने लिखी है कि किस प्रकार से समाज में परिवर्तन हुआ है। और वो कहते हैं कि किसी भी सत्ता के ढांचे पे ये मान लेना कि सारी ताकत प्रधानमंत्री के पास है, अब नहीं है। ताकत अब बढ़ती जा रही है। देयर इज अ स्प्रेड ऑफ पावर विच इज टेकिंग प्लेस। और इसलिए जो सरकार ये मानती है कि ताकत मेरे में है, जो कल सरकार ने कहा कि लोकपाल बिल तो हमने बनाना है, ये कौन होते हैं? सिविल सोसाइटी वाले। ये भूल ना करें, अ स्प्रेड ऑफ पावर इन द सिस्टम इज नाउ टेकिंग प्लेस। समाज के हर वर्ग के अंदर ताकत बढ़ती जा रही है, और समाज का हर वर्ग, चाहे वो मीडिया हो, चाहे पार्लियामेंट्री ऑपोजिशन हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे सिविल सोसाइटी हो, चाहे न्यायपालिका हो, हर निर्णय प्रक्रिया में जो सरकार उनको साथ लेकर नहीं चल सकेगी, वो सरकार बहुत लंबे अरसे तक चल नहीं पाएगी। विजय जी पूछ रहे थे कि एक तरफ 4 मंत्री सरकार बाबा रामदेव जी का स्वागत करने पहुंच गए और फिर इस प्रकार से लाठियां बरसा दी। ये क्यों हुआ? मैं ये मानता हूं कि इस सरकार के ढांचे को समझिए। इस सरकार का ढांचा जो है पूरी दुनिया में किसी सरकार का नहीं रहा। जब कोई औद्योगिक घराना चलता है, कोई कंपनी चलती है, तो कंपनी के जगत में, जिसको कॉर्पोरेट वर्ल्ड कहते हैं, वहां प्रशासन की एक तरीका होता है। उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, उनके कंपनी के मालिक होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो कोई चेयरमैन बना लेते हैं, वो निर्णय लेते हैं, और उनको कार्यान्वित करने का काम एक सीईओ के ऊपर छोड़ देते हैं। और दिन प्रतिदिन की जो कंपनी है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चलाता है। यह कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है। जब से यूपीए बनी है, यूपीए के अंदर एक ढांचागत अंतर्विरोध है, एक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है। देयर इज अ स्ट्रक्चरल कॉन्ट्रडिक्शन इन द यूपीए। किसी भी लोकतंत्र में, और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, जो देश का नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। जो स्वाभाविक राजनीतिक नेता होता है देश का, वो प्रधानमंत्री बनता है। किसी कंपनी के ढांचे की तरह कि आप एक प्रोफेशनल सीईओ के माध्यम से कंपनी चलाएं और निर्णय मालिक कहीं और बैठ कर लें, कभी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ताकत, इस प्रकार से सरकार नहीं चल सकती।
और इस प्रकार से अगर मैं एक शब्द में कहूं कि इस सरकार के माध्यम से देश का नेतृत्व किस हाथ में है, इसकी जिम्मेवारी लेने को कोई तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी पहले कह देते हैं मुझे पता नहीं, वो नजर नहीं आते, उनकी विजिबिलिटी कम है, एक प्रकार से इनविजिबल होते जाते हैं और बाद में एक आध दो लाइन का वक्तव्य दे देते हैं। जहां तक मालिकों का सवाल है, पार्टी और सरकार का नेतृत्व एक हाथ में, परिवार के हाथ में है और उसकी भी एक खूबी है। और इस प्रकार के ढांचे में जो कांग्रेस पार्टी का ढांचा है, मैं मानता हूं कि यह गांधी परिवार का दोष था, यह कोई कहने को तैयार नहीं है। मैं तो अक्सर यह विश्लेषण करता हूं, द गांधी इज नेवर कमिट अ मिस्टेक, दे आर ओनली मिसलेड। दोष दूसरों पे डाल दिया जाता है और इसलिए उनको यहां पता नहीं था, या अगर लोकप्रियता में कमी हुई और कोई गलत कार्रवाई हो गई तो वो कहेंगे हमें तो पता नहीं था, परिवार का नेतृत्व तो बहुत नाराज है, ये क्यों हुआ। तो सरकार के नेतृत्व के पास अधिकार नहीं है। देयर इज ऑफिस बट नो अथॉरिटी। और एक दूसरा नेतृत्व है जिनके पास ताकत है, पावर है, बट नो अकाउंटेबिलिटी। तो इसलिए जब वो चाहते हैं अपने आप को उस सत्ता के केंद्र से और जिम्मेवारी से दूर कर लेते हैं। और इसलिए सरकार का सही नेतृत्व किसके पास है जिसकी जवाबदेही हो। तो अगर मैं एक शब्दावली प्रयोग करूं जो भारत के अमेरिका में एक राजदूत थे, उन्होंने 2 वर्ष पहले कहा था कि दिस गवर्नमेंट इज लाइक अ हेडलेस चिकन, जिसकी जिम्मेवारी कौन लेगा इसके लिए कोई तैयार नहीं है। और इसलिए इस घटना भी, अगर आप बाबा रामदेव जी की भी घटना देखें तो यह किस प्रकार से आरंभ होती है। वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन कुछ राजनीतिक और आर्थिक विषयों को लेकर उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया, उस पर बोलते भी हैं। तो सरकार में 2 धाराएं थी। एक धारा यह थी कि राजनीतिक तरीके से उनसे बातचीत करके इसका हल ढूंढिए। ये 4 मंत्री क्यों गए? प्रणब मुखर्जी सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं, वो क्यों गए? मंत्री परिषद में उनको सबसे वरिष्ठ माना जाता है, सबसे समझदार माना जाता है। तो 4 लोग एयरपोर्ट पे पहुंच जाएं, राजनीतिक विश्लेषण में 4 मिनिस्टर्स रीचिंग द एयरपोर्ट वाज अ चार्म्ड ऑफेंसिव, कि उनको प्रसन्न भी कर देना और इस प्रकार के इस तहजीब से कर देना कि उनको भी लगे कि सरकार मेरा इतना आदर मान कर रही है कि 4 लोग एयरपोर्ट पर ही बात करने आ गए। फिर 2 मंत्रियों को 2 दिन के लिए उनसे बातचीत करने में लगा देना, फिर उनसे चिट्ठी का आदान प्रदान कर लेना। यह सारा चार्म्ड ऑफेंसिव था और एक प्रकार से बाबा से बात करनी है और राजनीतिक तरीके से इसका हल ढूंढना है। जब शाम को सिब्बल साहब ने अपना अहंकारी व्यवहार दिखाया, इट्स अ कस्टमरी एरोगेंस इन हिज बिहेवियर, जो ये आचरण दिखलाया तो उससे वो नाराज हुए। लेकिन सरकार का ये जो सोच थी कि राजनीतिक तरीके से इसका हल ढूंढना है, वो इससे पीछे नहीं हटे। रात को 11:30 बजे बाबा को पत्र लिख दिया कि आपकी ये 2-3 चीजें हम मानने को तैयार हैं, ताकि बाद में एक शांत वातावरण में वो सोचे तो उनको लगे कुछ बातें तो मान ली सरकार ने। ये एक धारा थी सरकार में। और दूसरी धारा सरकार में ये थी, हम सरकार हैं, हम शासन हैं, पुलिस और फौज हमारे पास है, हम इस ताकत का प्रयोग करके इस आंदोलन को कुचल देंगे। दूसरी धारा राजनीतिक नहीं थी, लेकिन पुलिस पावर का प्रयोग करके इसको कुचलना है। और ये योजना जो 4 और 5 को लागू हुई, ये 3 दिन पहले से दिल्ली में इसकी जानकारी थी। मुझे ये उम्मीद थी कि 3 और 4 तारीख को की रात को बात न बनी तो बाबा को उठा लेंगे और सुबह हरिद्वार छोड़ आएंगे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट।
इसकी जानकारी खूब फैल रही थी। तो मैंने अपने उत्तरांचल के मुख्यमंत्री जी को भी कहा, 3 तारीख को लखनऊ में हम थे, कि भाई 4 को उनको वहां ले आएंगे, बैठने नहीं देंगे। अब क्योंकि ये सरकार का कोई शीर्ष नेतृत्व नहीं है, इट्स अ हेडलेस चिकन, तो इन 2 धाराओं का टकराव चल रहा था और दोनों धाराएं साथ साथ चल रही थी। किसी प्रकार से 3 और 4 की रात टल गई। राजनीतिक धारा 4 तारीख को समझौता करने का प्रयास कर रही थी और जो अहंकारी धारा थी वो अपनी पुलिस को आदेश दे रही थी कि यहां के कार्रवाई कर लो। अब आप समझ सकते हैं इन दोनों का नेतृत्व किस किस के हाथ में था। एक तरफ वित्त मंत्री थे, एक तरफ गृह मंत्री थे। अब प्रधानमंत्री इसमें कहां थे किसी को मालूम नहीं। तो इसलिए यह कहना कि यह हेडलेस चिकन थी सरकार, और दोनों इकट्ठा चल रही थी, और इसलिए विजय जी कहते हैं मैं कंफ्यूज हूं कि एक तरफ 4 मंत्री भेज दिए, दूसरी तरफ फौज भेज दी। ये दोनों का आपस में मेल कैसे है? मेल इसलिए है कि सरकार में कोई, जिसको स्टेट क्राफ्ट कहते हैं, शासन कला कहते हैं, इस सरकार में कोई शासन कला नहीं है। उस राजनीतिक धारा में क्योंकि दोहरी भाषा है, डबल स्पीक है, तो एक तरफ भाभा को साथ समझौता कर लो, चार्म्ड ऑफेंसिव करो, दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह को खड़ा करके रोज उल्टा सीधा बुलवाओ। यह उस राजनीतिक धारा का एक हिस्सा था। यह इस सरकार की इस दृष्टि से एक प्रकार से नीति बनी हुई थी। लेकिन मैं ये मानता हूं, लोग इमरजेंसी से, जलियांवाला बाग से इस सब की तुलना करते हैं। मैं केवल 2 वर्णन मुझे इमरजेंसी के 2 वाक्य याद हैं, और हमारे कई साथी यहां हैं जो उन दिनों बहुत सक्रिय थे। जब जयप्रकाश जी को पकड़ा गया और जेल चले गए और सरकार की ओर से लोग जाते थे, तो उनका एक वक्तव्य था, बहुत प्रसिद्ध हुआ था उस वक्त, और यह स्थिति आज बन रही है। यह क्या कारण है कि कभी एक सिविल सोसाइटी का ग्रुप आता है और पूरे देश में हजारों स्थानों पर अन्ना हजारे के समर्थन में लोग आ जाते हैं। बाबा आते हैं तो गांव गांव के अंदर लोग उनके लिए खड़े हो जाते हैं। जिन लोगों के संगठन नहीं है, राजनीतिक संगठन नहीं है, फेसबुक के ऊपर आप हजारों लाखों लोगों को इकट्ठा कर लो। कि दुनिया में जो यमन में, इजिप्ट में, सीरिया में, लिबिया में हुआ, पूरे विश्व में इसको कहते हैं जैस्मीन रेवोल्यूशन। इसका नाम दिया है विश्व में जो पत्रकारिता में जो लोग हैं कि दिस इज द जैस्मीन रेवोल्यूशन। तो कई लोग पूछते हैं क्या भारत में यह स्थिति है? मुझे लगता है कि उस स्थिति तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं, और पहुंचेंगे भी नहीं, क्योंकि विरोध का अधिकार हमारे लोकतंत्र में है, उन समाजों में नहीं था। भगवान जिसका सर्वनाश करना चाहता है, पहले उससे पागल कर देता है। इसी को शायद संस्कृत में हम लोग विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं, ये उसके नजदीक है। तो इमरजेंसी में यह वाक्य खूब चलता था कि जयप्रकाश जी ने यह कहा। सच में कई बार किसी पागलपन की हरकत में भी एक तरीका होता है व्यक्ति क्यों कर रहा है, जिससे अंग्रेजी की कहावत है देयर इज अ मेथड इन मैडनेस ऑल्सो। लेकिन यह एक ऐसी मैडनेस थी जिसमें कोई मेथड भी नहीं था। एक तरफ गले लगा लो, दूसरी तरफ पुलिस भेज दो। आपने कभी सुना है, कभी कल्पना सुनी है ये? और मुझे एक बात पर हैरानगी हुई है, और मैं मीडिया के मित्रों को विशेष रूप से कह रहा हूं, इसका आकलन करें। ये पुलिस अधिकारियों ने कहा कि हमने टीयर गैस चलाई, लाठी गैस चलाई या नहीं चलाई, चलिए उस विवाद को छोड़ देते हैं। टीयर गैस चलाने का उद्देश्य क्या होता है? टीयर गैस चलाने का उद्देश्य होता है कि यह भीड़ है, यह भीड़ गैर कानूनी है। जहां 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख लोग हों,
वहां आप उनको 2, 4, 6 घंटे का समय दीजिए कि भीड़ निकल जाए। टीयर गैस का अर्थ यह नहीं होता कि किसी को मारना है। टीयर गैस का अर्थ यह होता है कि यह भीड़ है, गैर कानूनी है, इसको यहां से हटा देना है। मैंने अपने जीवन में, और विजय जी का अनुभव, सानी जी का अनुभव मुझसे ज्यादा है, अगर उनको याद हो, मैंने अपने जीवन में किसी बंद इनक्लोजर में, क्लोज्ड इनक्लोजर में टीयर गैस शेल नहीं देखे। टीयर गैस शेल सड़क पे चलते हैं, मैदान में चलते हैं कि लोगों को वहां से भाग जाने का, भीड़ को भगाने का, क्राउड को डिस्पर्स करने का एक अवसर मिल गया। और जिस किसी गृह मंत्रालय में जिस किसी ने तय किया, या पुलिस में जिस किसी ने तय किया, दिस वॉज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ पुलिसिंग, कि क्लोज्ड इनक्लोजर में टीयर गैस चले, यह आज तक नहीं हुआ। जलियांवाला बाग में भी जब गोली चली थी तो लोगों को भागने के रास्ते बंद कर दिए गए थे, इसलिए उसको कत्लेआम कहते हैं। किसी मैदान में होता और लोग भाग जाते तो शायद इतने लोग ना मरते। क्लोज्ड इनक्लोजर में टियर गैस चलना, जहां लोगों के पास भागने की भी सुविधा ना हो, अपने आप को बचाने की भी सुविधा ना हो, और फिर आप कहते हैं, मतलब मुझे रहम आता है प्रधानमंत्री के इस विषय। इट इज अनफॉर्चुनेट। आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट इज मोर देन अनफॉर्चुनेट, कि दिस वॉज इनएविटेबल। अब वो प्रधानमंत्री हैं, ये बता दें कि किसी बंद टेंट में या क्लोज्ड इनक्लोजर में टीयर गैस चलाना, आप वहां गए, 11:30 बजे तक वो कार्यक्रम जो था वो कानूनी था, इट वॉज अ लीगल प्रोग्राम, आपने परमिशन वापस ली, आप लोगों को समय देंगे वहां से भागने का कि नहीं? आप शामियाना हटा के खुला करेंगे ताकि लोग चले जाएं? आप परमिशन को वापस लेते हैं और तुरंत आप टीयर गैस शुरू कर देते हैं। बंद इनक्लोजर में जिस किसी अधिकारी ने या जिस किसी मंत्री ने उस निर्णय में उनका साथ दिया है, मुझे लगता है कि उनको इस पद पे रहने का 1 मिनट भी उनको रहने का अधिकार है। और ये जो भागदौड़ हुई, ये कहना स्टैम्पीड से हुई। अगर बंद इनक्लोजर में आप टीयर गैस चलाओगे तो स्वाभाविक रूप से ये होगा, और वो भी अंधेरे में लाइट काट दो, अंधेरे में लोग भागेंगे तो स्टैम्पीड होगी, स्टैम्पीड में लोग मरेंगे, उनको चोटें लगेंगी, और भागने की सुविधा इतनी सरल नहीं है क्योंकि बंद टेंट है। ये परिस्थिति जब देश की है, मुझे लगता है सरकार के चिंतन में, अब वो अन्ना हजारे उपवास पे बैठना चाहते थे, वो भी 8 घंटे का, 7 घंटे का, 10 से 5 तक आपको अनुमति नहीं देंगे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या विरोध करने का अधिकार इस देश में उसको कमजोर किया जा रहा है? इज द राइट टू प्रोटेस्ट बीइंग वीकेंड? सच में जितने लोग इस सरकार के समर्थक हैं, वो ईमानदारी से इस बात का विश्लेषण करें कि विरोध करने का अधिकार और विरोध में अपनी बात कहने का अधिकार क्या इसको कमजोर किया जाता है? और जितना ये कमजोर करेंगे, इस देश का स्वभाव है वो उतना ज्यादा मैदान के अंदर खड़ा होगा। अगर मुझे इमरजेंसी का एक वाक्य जेपी का याद आया, तो मुझे याद है गांधी मैदान पटना की एक बहुत बड़ी जेपी की सभा थी सन 74 में। तो जयप्रकाश जी में ये भी बहुत क्षमता थी कि समाज के बहुत बड़े बुद्धिजीवी उनके साथ, लेखक, कवि जुड़ गए थे। तो प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर भी उनके साथ आ गए। तो दिनकर जी उनके साथ गांधी मैदान की एक मीटिंग में आए थे। लिखा तो उन्होंने उस वक्त के लिए था, लेकिन जब ये सिविल सोसाइटी के लोग लाखों को इकट्ठा कर लेते हैं और इस सरकार के खिलाफ आक्रोश में इकट्ठा करते हैं, तो मुझे दिनकर जी की वो लाइन जो लिखी इमरजेंसी से पहले के लिए थी, वो आज के संदर्भ में याद आ गई। दिनकर जी ने जो एक वाक्य लिखा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, वो आज के संदर्भ में एकदम प्रासंगिक बन चुका है। ये सरकार की, और सरकार में सोच नहीं है। मैं कई बार सोचता हूं कि कई कदम सरकार उठाती है, जिसके पीछे कारण क्या है? कश्मीर में प्रधानमंत्री पहली बार गए तो उन्होंने कहा वर्किंग ग्रुप, अब कश्मीर हल हो जाएगा। वर्किंग ग्रुप से हल नहीं हुआ। दूसरी बार गए तो चिदंबरम साहब, मुझे लगता है कि उनको ये आभास है कि सरकार के सबसे बड़े विद्वान वो हैं। तो उन्होंने कहा कि अब होगी क्वाइट डायलॉग,
बातचीत होगी लेकिन बाहर चर्चा नहीं होगी, कोई चर्चा ही नहीं हुई। फिर एकाएक इंटरलोक्यूटर पैदा हो गए, वो गए, कुछ 10-20 दिन बयानबाजी की, अब वो कहां है मैं उनको ढूंढ रहा हूं। और देश की सबसे गंभीर समस्या की ये परिस्थिति है। अब अमेरिका गए, वहां से अध्ययन करके आए, तो 6 महीने से कह रहे हैं कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड बननी चाहिए। तो कल मैंने देखा कैबिनेट ने कह दिया कि हाँ हाँ बिल्कुल नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड बनना चाहिए, नेट ग्रिड। अच्छा, कोई अधिकारी उनके खिलाफ बोल नहीं सकता उनके सामने, क्योंकि वो मानते हैं कि दुनिया में जितनी विद्वत्ता उनमें मिली है वो किसी दूसरे में है नहीं। अब कल मंत्री परिषद ने तय कर दिया, और मैं इसका विश्लेषण कर रहा था कि सारी इंटेलिजेंस हर संगठन की एक ग्रिड में डाल देंगे, ताकि केरल की पुलिस को, कश्मीर की पुलिस को, आसाम की पुलिस को, रेवेन्यू इंटेलिजेंस को, आईबी को, सीबीआई को, सारी इंटेलिजेंस मिलती रहेगी। बहुत लाभ होगा। किसी आम आदमी को लगे तो बहुत अच्छा सुझाव है, लेकिन इसकी जो चिंताएं हैं, मुझे नहीं लगता सरकार ने उसकी ओर गौर किया है। जो जनरल इंटेलिजेंस है, जिसको जेनेरिक कहते हैं, वो तो आप लोगों के साथ बांट सकते हो, लेकिन कोई खास बात ऐसी होती है जिस पे कार्रवाई करनी है, वो क्या आप एक ग्रिड में डाल दोगे? आपको पता चला कि ओसामा बिन लादेन अब्बाटाबाद में है, तो ग्रिड में डालोगे ताकि देश भर की 50 पुलिसों को पता चल जाए? इज एक्शनेबल इंटेलिजेंस गोइंग टू बी शेयर्ड ऑन द ग्रिड? कोई दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी एक्शनेबल इंटेलिजेंस को शेयर नहीं करती। और किस प्रकार की दीवारें उसके आसपास बनाई हैं? इज देयर अ फायरवॉल अराउंड द ग्रिड? विकीलीक्स के संस्थापक ने यही जो अमेरिका की ग्रिड है उसी को तोड़ के सारी खबरें निकाल ली। अब चाइना में गूगल कंपनी शिकायत कर रही है कि चाइना में कोई साइबर सिक्योरिटी नहीं है, और जितने भी दुनिया भर में आज तक इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो इंटेलिजेंस के विषय को लेकर, साइबर सिक्योरिटी के विषय को लेकर चिंतित हैं। हम चाहेंगे कि इंटेलिजेंस का सबसे अच्छा उपयोग हो, लेकिन क्या सरकार ने इन सब पहलुओं पर चिंता कर ली है, या ये उसी प्रकार की कार्रवाई है कि जिसमें 2 मंत्री, एक की दिशा ये थी, एक दूसरे की दिशा ये थी, वो अपनी दिशा में चले, वो अपनी दिशा में चले, और अब कोई माई बाप बनकर सरकार में उसकी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। और अब अखबार वालों को, आज मैंने देखा टाइम्स ऑफ इंडिया में, कि क्योंकि मैंने कहा ना गांधी में एक खूबी है, वो कभी गलती नहीं करते, उनको केवल गुमराह किया जाता है या उनको जानकारी नहीं होती। तो इसलिए मंत्रियों को बुलाकर पूछ रहे थे, बताओ ये क्यों किया, और फिर चुप करवा दिया सिब्बल को कि हम इसमें रुचि में नहीं है। क्या ये सारे पक्ष सोचे या नहीं सोचे? तो ये सरकार किस आधार पर कितने गहरे चिंतन पे चल रही है, कम से कम इसका चिंतन करना चाहिए। आपने अन्ना हजारे के साथ समझौता कर लिया और कहा कि 10 सदस्यों की समिति बनेगी, 5 आपके, 5 हमारे, 2 चेयर। अरे देश में विपक्ष है, और कानून तो संसद में आना है, राज्यसभा में तो बहुमत विपक्ष का है। नहीं, हमें विपक्ष से बात कोई नहीं करनी। मैं मानता हूं कि अगर हम इतिहास में से उदाहरण ढूंढने चले, तो मैंने तो इस सरकार का स्ट्रक्चरल मॉडल गलत है ये कहा कि इसका माई बाप कौन है ये पता नहीं चलता, लेकिन इसका एक दूसरा कारण भी रहने वाला है कि सरकार की पूरे सोच और कार्यशैली में अगर एक विशेष चीज आई है तो वो है अहंकार। हम लोग जो धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, जो लोग, उनको मालूम है रामायण में अहंकार के ऊपर विभीषण रावण को समझाता रहा कि तुम इतने विद्वान हो, इतने शक्तिशाली हो, लेकिन अहंकार तुम्हें ले डूबेगा। मैं कई बार देखता हूं, अब कल कपिल सिब्बल कह रहे थे कि अन्ना हजारे की भाषा शैली अच्छी नहीं है, तो दिग्विजय सिंह की बहुत अच्छी है क्या? सिब्बल साहब की अपनी बहुत अच्छी है क्या? मैं ये मानता हूं कि ये अहंकार की जो एक सभ्यता इस सरकार की कार्यशैली में आई है। आपने गलत कहा कि जब कहा कि 2014 के चुनाव में ये होगा,
14 तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, ये अहंकार कहीं पहले ही ना इनको लेके दे। टुडे दे आर आइसोलेटेड। ये आइसोलेटेड है, विपक्ष से आइसोलेटेड है, सिविल सोसाइटी से आइसोलेटेड है, समाज आम नागरिक से आइसोलेटेड है। वो डीएमके जिसके समर्थन से चल रहे हैं, उसके नेता कह रहे हैं कि खराब दोस्त बनाओगे तो कठिनाई आएगी। वो शायद हमारे लिए तो कह नहीं गए। और बाकी इनके साथियों से बात करो, कभी संसद में मिल जाए तो जो होती है, तो मुझे लगता है कि इस सरकार का ढांचा कुछ कमजोर पड़ता चला जा रहा है। और विजेंद्र जी, आपका पहला वर्ष बहुत सफल रहा, और जैसी ये सरकार कार्रवाई कर रही है, या दूसरे वर्ष में इससे और अधिक अवसर आपको मिलेगा। आप उस पर खूब कामयाब होंगे, यही मेरी आपको पूरी शुभकामनाएं हैं। और पिछले वर्ष के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।